ऑर्डर की तरफ चलें। सबसे पहले ऑर्डर वन, पार्टीज टू सूट। ऑर्डर वन किस चीज़ के बारे में है? पार्टीज टू सूट। पार्टीज टू सूट है क्या कि आपके सूट के अंदर कौन कौन पार्टी बन सकता है, कौन कौन पार्टी नहीं बन सकता, और किस किस तरीके से वो पार्टी बन सकता है। सबसे पहले जो अगर हम बात करें पार्टीज टू सूट के बारे में, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है इस ऑर्डर के अंदर, तो वो रूल कौन सा है? वो रूल है आपका ऑर्डर वन रूल 10। अब ऑर्डर वन रूल 10 किस चीज़ के बारे में? वो है मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर। देखें, अगर किसी भी शख्स को सूट के अंदर ऐड होना है या सूट के अंदर से डिलीट होना है, तो वो क्या करेगा? 110 की एप्लीकेशन देगा। ऑर्डर वन रूल 10। ऑर्डर वन रूल 10 का टाइटल क्या है? सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। अगर किसी शख्स को गलती से जो है ऐड कर दिया जाए तब। अब इसके लिए जो वर्ड्स आपने याद करने हैं, एक वर्ड मिस जॉइंडर और एक वर्ड नॉन जॉइंडर। अब ये मिस जॉइंडर क्या है, नॉन जॉइंडर क्या है, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप याद करें तो सबसे पहले जो नॉन जॉइंडर है, एड मी। अगर कोई शख्स, किसी शख्स को ऐड नहीं किया जाता पार्टी के अंदर, पार्टीज टू सूट के अंदर, और वो चाहता है ऐड होना, उस सूट के अंदर ऐड होना चाहता है, तो वो जो है क्या है? वो नॉन जॉइंडर है। मिसाल के तौर पे एक्स, वाई और जेड, ये तीनों जो है एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करते हैं। किस चीज़ का मुकदमा? एक प्रॉपर्टी का मुकदमा है। अब यहाँ पर जो आपका बी है, ये है इनकी सिस्टर, जिनका उस पार्टी यानी कि उस सूट के अंदर ऐड होना बहुत ही नेसेसरी था। ये एक नेसेसरी पार्टी थी और ये अब ऐड होना चाहती हैं, तो ये क्या है? नॉन जॉइंडर है। अब एक मुकदमा है जो कि एक्स करता है किसके खिलाफ? जेड के खिलाफ, और वो जो है किसको ऐड कर देता है? वो वाई को भी ऐड कर देता है, और वाई जो है वो क्या है? वो जेड का टेनेंट है, किराएदार है। अब यहाँ पर ये वाई जो है वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो ये एप्लीकेशन देगा किस चीज़ की? मिस जॉइंडर की, कि मुझे गलती से ऐड कर दिया गया, मेरा इस मुकदमे से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है ऑर्डर वन क्लियर करें। ऑर्डर वन के बाद जो है अगर आप आ जाएं ऑर्डर 6 की तरफ, प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग क्या है? अगर हम प्लीडिंग की बात करें कि प्लीडिंग क्या है और प्लीडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि प्लीडिंग के अंदर आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों ही आ जाती हैं। वो किस तरीके से दोनों आएंगी? देखें कि ऑर्डर 6 रूल 1 क्या हमें बताता है? प्लीडिंग। और प्लीडिंग के अंदर क्या बताता है? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। कि आपकी जो प्लीडिंग है उसके अंदर प्लेंट भी आ गई, रिटन स्टेटमेंट भी आ गई। और प्लीडिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कौन सा है? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है आपका, एक है 15, एक है 16 और एक है 17। 15 क्या है? एफिडेविट, कसमनामा। ये एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से अक्सर वकला जहन्नुम में जाएंगे। वो किस तरीके से जहन्नुम में जाएंगे? उसका रीज़न ये है कि देखें, आपको पता है कि मैं जिस भी अपने क्लाइंट से कसमनामा दिलवा रहा हूँ, ये कसमनामा झूठा है, आपकी नॉलेज में है ये बात, और आप जानते बूझते हो उससे कसमनामा दिलवा रहे हैं, तो यूँ समझे कि ये आखिरत, आपकी अपनी आखिरत ख़राब करने वाली बात है। खैर, उसके बाद एफिडेविट के बाद है ऑर्डर जो है आपका ऑर्डर 6 रूल 16। ऑर्डर 6 रूल 16 किस चीज़ के बारे में? वो है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। अगर आपकी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के अंदर कोई भी एक ऐसी पॉइंट आ गई जो कि आप स्ट्राइक आउट करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी किसी किस्म की क्लेरिकल मिस्टेक आ गई, अब उस क्लेरिकल मिस्टेक को आप सॉल्व करना चाहते हैं, उस क्लेरिकल मिस्टेक को आप जो है उस पर्टिकुलर लाइन को आप जो है स्ट्राइक आउट यानी कि निकलवाना चाहते हैं, तो फिर आप देंगे ऑर्डर 6 रूल जो है 16 की एप्लीकेशन। उसके बाद ऑर्डर 6 रूल 17, अमेंडमेंट इन प्लेंट। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग का मतलब क्या है कि लेट सपोज के आप जो है एक रिलीफ क्लेम कर रहे थे, और रिलीफ क्लेम करने के दौरान एक ऐसा हुआ कि आपके रिलीफ दो थे और आपने एक रिलीफ क्लेम किया और एक रिलीफ क्लेम नहीं किया। अब आप चाहते हैं कि प्लीडिंग के अंदर मैं अमेंडमेंट करवाऊं, तो फिर आप एप्लीकेशन देंगे ऑर्डर 6 रूल 17 की।
उसके बाद क्या, उसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर 7 की तरफ। ऑर्डर 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या मोटी मोटी बातें याद रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि प्लेंट के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट। पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट के अंदर यानी कि प्लेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले आपका टॉप पे आएगा क्या, नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉड। सबसे पहले तो अदालत का नाम आएगा। अदालत का नाम आने के बाद द नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द प्लेंटिफ की ईच एंड एवरी डिटेल। उसके बाद जो है आपके डिफेंडेंट की ईच एंड एवरी डिटेल। फिर उसके बाद जो है फैक्ट्स, काज ऑफ एक्शन जो है काज ऑफ एक्शन बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे। उसके बाद आप क्या बताएंगे, उसके बाद जो है आप बताएंगे रिलीफ, जो प्लेंटिफ जो है रिलीफ क्लेम कर रहा है वो रिलीफ हो गया। उसके बाद अगर प्लेंटिफ अलो करता है सेट ऑफ, तो वो सेट ऑफ या रिलिंग्विश करता है, अगर कोई भी जो है हिस्सा छोड़ देता है तो वो ईच एंड एवरी थिंग जो पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट है वो आपको प्लेंट के पर्टिकुलर्स याद हों बस। उसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर 8। अच्छा, ऑर्डर 8 की तरफ जाने से पहले जो इसके अंदर और इम्पोर्टेंट है वो है 7, 10 और एक है 7, 11। जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो ये दोनों आपको अक्सर नजर आएंगे। 7, 10 क्या है, 7, 11 क्या है। 7, 10 है आपकी रिटर्न ऑफ प्लेंट। 7, 10 क्या है आपकी रिटर्न ऑफ प्लेंट। और एक है आपकी रिजेक्शन। रिटर्न ऑफ प्लेंट रिटर्न कब की जाएगी और प्लेंट जो है आपके रिजेक्ट कब की जाएगी। प्लेंट रिटर्न तब की जाएगी जब आप ऐसी अदालत के पास ले जाएं जिसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो अदालत आपको जो है प्लेंट को रिटर्न करेगी कि आप जो है प्रॉपर फॉर्म पे जाके इसको इंस्टीट्यूट करें। और जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को रिजेक्ट कब किया जाएगा, उसके 4 ग्राउंड से, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज काज ऑफ एक्शन। जब जो है आप प्रॉपर काज ऑफ एक्शन ना बता रहा हो, आपका केस जो है वो काज ऑफ एक्शन ना शो कर रहा हो, या फिर जो है where the relief claim is undervalued and where the plaintiff being required to the court to correct the valuation with time fixed and he fails। जब आपके जो क्लेम है वो अंडर वैल्यूड हो और कोर्ट उसको मौका दे कि इसको जो है प्रॉपर, इसको जो है वैल्यूएशन को ठीक करें और वैल्यूएशन को ठीक ना कर पाए। उसके बाद है वेयर द रिलीफ क्लेम इज़ प्रॉपरली वैल्यूड। जब आपका रिलीफ क्लेम जो है प्रॉपरली वैल्यूड तो हो, लेकिन क्या होता है कि प्लेंट इज़ रिटन अपॉन अनसफिशिएंट स्टैम्प्ड, और जो है यानी कि सही तरीके से स्टैम्प ना हुआ हो, या फिर जो है वो किसी भी तरीके से बार्ड बाय लॉ हो। बार्ड बाय लॉ पहले भी बता चुका हूँ, रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा की सूरत में वो जो है रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी प्लेंट जो है क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है इन लेमिनी यानी कि इन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द सूट के आपके इनिशियल स्टेज पे अगर जो है आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो फिर जो है उसको इन लेमिनी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएं आप रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा। देखें, प्लेंटिफ ने जमा करवाई प्लेंट, फिर जो है आपका डिफेंडेंट जमा करवाएगा रिटर्न स्टेटमेंट। जब आपका जो डिफेंडेंट है वो जमा करवाता है रिटर्न स्टेटमेंट, तब क्या होता है, तब सिंपल ये होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी रिलीफ जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है प्लेंट के अंदर उसको आंसर करेगा, तो उसको आंसर करने का पाबंद है। और अगर वो उसको आंसर नहीं करता, डेट मीन्स कि वो उसको अगर छोड़ देता है, इट मीन्स कि वो उसको एडमिट करता है। अब यहाँ पर एवर्सल एडमिट का मतलब क्या है कि देखें, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है कुछ हिस्सा उसका एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हिस्सा उसका एक्सेप्ट नहीं करते। किस तरीके से, आप ये कहते हैं कि जब प्लेंटिफ ने प्लेंट दाखिल की उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी जो है शादी हुई, तो आप एडमिट करें मेरी शादी हुई। फिर उसमें लिखा है कि क्या जो है शादी के बाद मैंने इतने पैसे दिए, मैं एडमिट नहीं करता इस चीज़ को, तो पार्शियली एडमिट पार्शियली डिनाइड, इसको इस तरीके से कहा जाता है। उसके बाद है सेट ऑफ। इसके अंदर और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेट ऑफ की। सेट ऑफ का मतलब क्या, काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम का क्या मतलब है, सेट ऑफ का मतलब ये मिसाल के तौर पे जो प्लेंटिफ है वो ये कहता है कि ये प्लेंटिफ है और ये आपका डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ ये कहता है मैंने बी को जो है 50,000 रुपीज़ दिए और वो जो है मेरे 50,000 लेके भाग गया। बी कहता है कि हाँ मैंने इससे 50,000 रुपये लिए, उसका रीज़न ये था कि क्योंकि ये जो है मेरे 80,000 रुपये लेके भाग चुका था। अभी इसने बी ने क्या किया, बी ने ए के खिलाफ काउंटर क्लेम किया। अंडरस्टैंड, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ का पोर्शन है। सेट ऑफ जो है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर डिफाइंड है।
उसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर 9 की तरफ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज, क्या नताइज होंगे कि जब पार्टीज ना आए, एक पार्टी आए दूसरी पार्टी ना आए। अगर डिफेंडेंट आता है प्लेंटिफ नहीं आता तब क्या होगा, और प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट नहीं आता फिर क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9 है। ऑर्डर 9 के अंदर जो आपने पॉइंट्स याद रखने, सबसे पहले ऑर्डर 9 रूल 1, ऑन द डे फिक्स्ड समन्स ऑफ द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, पार्टीज शल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन एंड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देख रहे हैं ऑर्डर 9 रूल 1 के अंदर सबसे पहली बात क्या की जा रही है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपका प्लेंटिफ डिफेंडेंट को समन्स इशू करेगा तो जो कोर्ट उसको डेट फिक्स करेगी, उस डेट पे उस डिफेंडेंट को इन पर्सन भी होना है और अपने वकील को भी लेके आना है। ऑर्डर 9 रूल 1 ने ये कहा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जो है ये कह रहा है कि प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता है फिर क्या होगा, अगर प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर जो है अदालत अपनी पूरी कोशिश करेगी, उसको जो है समन्स भेजेगी, समन्स भेजने के बाद भी वो नहीं आता फिर अदालत जो है इश्तिहारात वगैरह जो प्रोसीजर है अदालत का वो करेगी। उसके बावजूद वो नहीं आता फिर अदालत कार्रवाई शुरू करेगी एक्स पार्टी की। एक्स पार्टी की कार्रवाई शुरू करने के दौरान क्या होगा कि देखें, जब अदालत ये देखती है कि प्लेंटिफ आ रहा है डिफेंडेंट नहीं आ रहा, फिर अदालत कहेगी कि आप जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, एक तरफा प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। तो फिर अदालत क्या करेगी कि एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगी। अब अदालत ने एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिफेंडेंट आ जाता है। डिफेंडेंट ये कहता है कि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी, मुझे तो बताया नहीं गया था, मेरे सही प्रॉपर एड्रेस पर जो है समन्स इशू नहीं हुए थे। फिर क्या होगा, फिर जो है अब वो देगा 9/13 की एप्लीकेशन। 9/13 की एप्लीकेशन किस तरीके से देगा, उसको हम कहते हैं अक्सर सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, कि जो आपने एक्स पार्टी डिक्री पास किया उसको सेट असाइड कर दिया जाए और मेरी प्रोसीडिंग, मेरे मुकदमे को भी सुना जाए, मुझे भी मौका दिया जाए। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये प्रोसीजर, यहाँ पर इस पॉइंट को आप यहाँ तक नोट डाउन करें। उसके बाद लेट सपोज के आपका जो डिफेंडेंट है, इफ डिफेंडेंट अपीयर्स एंड प्लेंटिफ डज नॉट, अगर डिफेंडेंट आ रहा है और प्लेंटिफ नहीं आता फिर क्या होगा, फिर अदालत डिफेंडेंट को कहेगी कि आप जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। डिफेंडेंट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट तो कर देता है लेकिन वो सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है। जब वो सिर्फ डिफेंड कर रहा है तो फिर अदालत उस प्रोसीजर को यानी कि उस मुकदमे को ख़त्म खारिज कर देगी। लेकिन अगर अदालत ये देखती है कि डिफेंडेंट जो है अपना सेट ऑफ भी क्लेम कर रहा है तो अदालत उसके फेवर में वो सेट ऑफ जो है उसको रिलीफ दे देगी। ये हो गया आपका अच्छा 9/13 यानी कि जो आपका सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टी है उसके लिए एक जो है रूल अप्लाई होता है, वो होता है कि अ जज कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज वैल्यूएबल राइट्स विथ अ सिंगल स्टॉक ऑफ पेन। यानी कि अदालत कभी भी ये जो एक जो जज है वो कभी भी सिंगल स्टॉक ऑफ पेन से एकदम से फैसला नहीं सुना सकता किसी के खिलाफ। उसके बाद आ जाएं आप 9 हो गया 39। ऑर्डर 39 किस चीज़ का है, ऑर्डर 39 जब भी आप जो है वकील हजरात, अभी जैसे कुछ टाइम में मैं कहूँ कि आप जो है कुछ अरसे में वकील बन जाएंगे, तो वकील बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो अक्सर जगहों के स्टे वगैरह लेना शुरू कर देंगे। अब जब आप स्टे वगैरह ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप देंगे ऑर्डर 9 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। अब अगर हम ऑर्डर 39 को खोलें तो वो हमें क्या कहता है, वो हमें बता रहा है किस चीज़ के बारे में। अच्छा जी, ऑर्डर 39 इंजंक्शंस के बारे में। देखिए इंजंक्शन क्या होती है, हुक्म इम्तनाई। एक होती है टेम्परेरी इंजंक्शन, एक होती है इंटरलोकेटरी इंजंक्शन और एक होती है इंटरिम इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब कि जब अदालत किसी को डायरेक्शन दे के आप ये काम करें और आप ये काम ना करें, अगर अदालत जो है वो कहती है आप ये काम ना करें, वो होती है नेगेटिव इंजंक्शन। और अदालत कहती है कि आप ये काम करें तो वो होती है
उसको हम कहते हैं इंजंक्शन। अब इंजंक्शन के अंदर सबसे पहले पॉइंट रूल 1 एंड 2। रूल 1 एंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 1 एंड 2 आप एक दफ़ा डायरेक्टली रीडिंग लाजमी करें। वेयर इन एनी सूट द इट इज़ प्रूव दैट द एफिडेविट और the otherwise that any property dispute of the suit is danger or vested, wrongfully sold or execution of the decree the court में। अब यहाँ पर वर्ड क्या आया, कोर्ट में। तो सबसे पहले जो वर्ड आपने क्या याद रखना है कि जो आपका ऑर्डर 39 रूल 1 है उसके अंदर क्या है, वो डिस्क्रेशन है ऑफ द कोर्ट। उसके बाद आपने क्या पॉइंट याद रखनी है, उसके बाद आपने पॉइंट जो याद रखनी है। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट सिंध अमेंडमेंट है, अब इस अमेंडमेंट को आप छोड़ दें। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका लॉ गेट का टेस्ट है वो लॉ गेट का टेस्ट होल पाकिस्तान के अंदर एक ही डे पे होता है, तो वो पर्टिकुलर आपको अमेंडमेंट में से कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। उसके बाद इंटरिम इंजंक्शन। इंटरिम इंजंक्शन क्या होती है, अदालत की एक सुनवाई से लेकर दूसरी सुनवाई तक। इंटरिम इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन ये होती है सिंपली कि अगर अदालत ये कहे कि अगली सुनवाई तक आप जो है ये काम करें, तो अगली सुनवाई तक के लिए अगर कोई अदालत जो है इंजंक्शन करती है, इंजंक्शन दे देती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरिम इंजंक्शन। अब जो इंटरिम इंजंक्शन है वो होती है नॉट एक्सीड 15 डेज। टाइम पीरियड क्या है इंटरिम इंजंक्शन का, वो है 15 डेज के लिए होती है मैक्सिमम। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये याद रख लें कि ऑर्डर 39, उसके बाद ऑर्डर 41। अब ऑर्डर 41 के अंदर जो पॉइंट है वो कौन सी पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर 41 खोलें, अपील, फॉरम ऑफ अपील वार्ड टू अ कंपनी मेमोरेंडम, कि जो जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसका मेमोरेंडम कैसा होगा। अगर अपील के मेमोरेंडम की बात की जाए कि अपील का मेमोरेंडम किस तरीके का होगा, तो देखें जब भी आप एक अपील फाइल करेंगे तो उसका मेमोरेंडम, उस अपील का जो मेमोरेंडम होगा वो ऐसा ही होगा जैसे आप एक सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड। देखें अपील क्या होती है, अपील होती है ऑलवेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि अपील इज़ ऑलवेज प्रीफर्ड। अपील क्या होती है, प्रीफर्ड होती है। एप्लीकेशन मेड होती है, और जो आपकी सूट है वो सूट होता है इंस्टीट्यूट। सूट कभी भी आप ये नहीं कह सकते मैंने सूट मेड किया, सूट इंस्टीट्यूट होता है, एप्लीकेशन मेड होती है, और जो अपील है वो प्रेफर की जाती है। प्रेफर किसके ऊपर कर रहे हैं आप, डिग्री, आप जो है डिग्री के ऊपर अपील प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद जो है आपने याद रखना है ग्राउंड्स हो गए। अच्छा जी, आप मेमोरेंडम के बारे में याद रखना। उसके बाद आप जो है मेमोरेंडम के साथ जब आप अपील फाइल करेंगे उसके साथ एक जो है कॉपी देंगे, कॉपी ऑफ डिक्री। अब अपील फाइल कौन कर सकता है, अपील जो है प्लेंटिफ भी फाइल कर सकता है, और जो है आपका डिफेंडेंट, डिफेंडेंट भी आपकी अपील फाइल कर सकता है। देखें अब एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने जो रिलीफ क्लेम किया था उस रिलीफ में से उसको आधा रिलीफ मिला, आधा रिलीफ नहीं मिला, फिर भी वो जो है अपील फाइल कर सकता है। डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट के खिलाफ अगर डिक्री पास हो जाती तो डिफेंडेंट भी आपका अपील फाइल कर सकता है। उसके बाद आपने जो पॉइंट याद रखनी है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे ऑफ अपीलेट कोर्ट, कि जब आप एक अपील फाइल करते हैं, अपील फाइल करने के बाद क्या होता है, अपील फाइल करने के बाद लेट सपोज की मिसाल के तौर पे आपने अपील फाइल कर दी। अब जो डिक्री पास हुई, डिक्री पास होने के बाद एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, तो अपील फाइल करने के बाद जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो वहीं रुक जाएगी। आप अपील के साथ एक एप्लीकेशन देंगे जिसको हम कहते हैं स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए, अपील जो है हमने फाइल कर दी है, अपील फाइल कर दी है और एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए। इसके लिए ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन दी जाती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये कि जो अपील हम पहले पढ़ के आ चुके हैं सेक्शन 96 के अंदर, और अपील हमने एक और पढ़ी ऑर्डर 41 के अंदर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें जो सेक्शन नंबर 96 है वो अपील कब फाइल होगी, कि जब आप इन सेक्शंस यानी कि सेक्शन 1 से लेके 158 तक जितने भी सेक्शंस हैं उसके खिलाफ जब आप अपील फाइल करते हैं तो आप करेंगे सेक्शन 96 के तहत। अगर आप अपील फाइल करें किसी ऑर्डर के खिलाफ तो आप अपील फाइल करेंगे ऑर्डर 41 के तहत, यानी कि जो ऑर्डर वाली अपील है वो ऑर्डर के लिए पर एप्लीकेबल है, और जो सेक्शन वाली अपील है वो आपकी एप्लीकेबल है कहाँ पर, सेक्शन 96 के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद एक और जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये पॉइंट